चैप्टर 2219 बॉस अटैक। इसी वक्त अंकल यू हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर अचानक एक लंबी ब्लड ग्रूव दिखाई दी है। हाँ, वही हेल्थ बार, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी वीडियो गेम में दिखाई देती है। एक लंबी लाल ब्लड बार जिसके ऊपर सफेद प्रोग्रेस बार और ग्रे प्रोग्रेस बार चमक रही थी। इस पल हकीकत और टू डिमेंशनल दुनिया एक हो गई। ये अजीब नजारा देखकर अंकल यू एक पल को चौंका, मगर तुरंत शांत हो गया, क्योंकि ये उसका पहला सामना नहीं था। इस तरह का सीन उसने अनगिनत बार साइमुलेटेड एनवायरनमेंट में देखा था। ब्रैड, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 26,000 पॉइंट्स थी, इस वक्त वोलुयन एम्पायर के सबसे ताकतवर सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स में से एक था। उसकी एबिलिटी का नाम था स्ट्रैटेजी बॉस, एक अजीब शक्ति जो रियलिटी और गेम्स को मर्ज कर देती थी। इस एबिलिटी में से एक ये था कि वो अपोनेंट के शरीर पर जबरदस्ती हेल्थ बार मैनिफेस्ट कर देता था। जब हेल्थ बार खत्म हो जाती तो सामने वाला मर जाता। सफेद हेल्थ बार स्टिफनेस दर्शाती थी। अगर ये बार खत्म हो जाती तो अपोनेंट अस्थायी तौर पर रिजिड होकर सही से लड़ नहीं पाता। जहां तक ग्रे हेल्थ बार का सवाल था, अंकल यू ने अपने एनर्जी शील्ड की फ्लक्चुएशंस महसूस की और समझ गया कि ये शील्ड वैल्यू को दर्शाती है। लगता है अब मैं गेम का बॉस बन गया हूं। ये वाकई मजेदार है। असल में अगर अंकल यू उस वक्त ब्रैड के हाथ में मौजूद गेम कंसोल देख पाता तो उसे दिखता कि पूरा बैटलफील्ड उस कंसोल में एक कार्टून स्टाइल 3D गेम के रूप में सिमुलेट हो चुका है, और वहां एक ऐसी कॉम्बैट कंडीशन थी जिसे अंकल यू देख नहीं सकता था। उसके शरीर पर 3 लाल ग्लोइंग स्पॉट्स उभर आए थे जो लगातार ब्लिंक कर रहे थे। ब्रैड को मानो इशारा कर रहे हों कि यही अटैक करो। ब्रैड ने जैसे ही ये रेड डॉट्स देखे, उसकी आंखों में चमक आ गई। वीकनेस, अगर कोई इन वीक पॉइंट्स पर हमला करता तो ज्यादा डैमेज होता और अपोनेंट की हेल्थ बार जल्दी गिरती। उसने सिर झुकाए रखा और कैरेक्टर को कंट्रोल करने की रफ्तार और तेज कर दी। उसके लिए वो व्हाइट क्लैड सोल्जर्स असल में उसके गेम में सफेद खरगोशों, व्हाइट रैबिट्स जैसे दिखाई दे रहे थे। हां, ये सोल्जर्स भी उसकी पपेट्स थे। जल्दी ही बाकी व्हाइट क्लैड वॉरियर्स भी अंकल यू तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी हथेलियां खोली और उनकी हथेलियों में कॉम्प्लेक्स मोज़ेक पैटर्न्स बनकर कार्टून स्टाइल वेपन्स में बदल गए। एक वॉरियर ने हाथ में एक विशाल कार्टून बैटल एक्स कॉन्जर की और उसे पूरी ताकत से अंकल यू के कंधे पर दे मारा। यही उसका वीकनेस पॉइंट था। अंकल यू ने तुरंत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसके शोल्डर्स, चेस्ट और वेस्ट से लगे हाई पावर्ड लेजर कैनन्स लगातार फायर करने लगे। उसी वक्त उसने अपनी पीठ से एक लंबी मेटल स्टिक निकाली और पूरे जोर से सामने झोंक दी। बैंग! दोनों शक्तियों का जोरदार टकराव हुआ। अंकल यू की ताकत इतनी थी कि वो एक इमारत को पल भर में तोड़ सकता था, मगर इस टकराव में सफेद कपड़ों वाला वॉरियर सिर्फ रोका गया, वो उड़ा नहीं। लेकिन उसके सिर पर भी एक ब्लड बार उभर आई जिसका रंग हरा था। इस कोलिशन के बाद अंकल यू का शील्ड वैल्यू कम हुआ और उस वॉरियर की हरी बार भी घट गई। अरे वाह, ये तो सचमुच गेमर बन गया है। अंकल यू हैरान रह गया। एक पल को उसे लगा जैसे वो सचमुच किसी डंजियन रन में लड़ रहा हो। तभी उसे एहसास हुआ, असल में स्ट्रैटेजी बॉस ब्रैड नहीं है, प्लेयर तो ब्रैड है और बॉस वो खुद है। जैसे ही अंकल यू सोच में डूबा, दर्जनों व्हाइट क्लैड वॉरियर्स हथियारों के साथ उस पर टूट पड़े। दूर खड़े गनर्स लगातार ट्रिगर दबा रहे थे। कुछ वॉरियर्स अपनी हथेलियों से एनर्जी रिलीज करके आग और ठंडी लहरें छोड़ रहे थे। हर तरह की जटिल एनर्जी अचानक अंकल यू को घेरने लगी, मगर अंकल यू तनिक भी नहीं घबराया। उसने तुरंत एनर्जी शील्ड डिप्लॉय करके पूरे शरीर को ढक लिया। फिर उसके आर्मोर से टेंग टेंग की आवाज के साथ 4 और मैकेनिकल आर्म्स बाहर निकले। अब उसके पास कुल 6 हाथ थे। ज्यादा दुश्मनों का सामना करने के लिए अब वो पूरी तरह तैयार था। अंकल यू ने मेटल स्टिक घुमाई। उसकी प्योर फोर्स ने एक अनचिबल फील्ड बना दिया। जो भी पास आया
निर्दयता से उड़ा दिया गया। हर टकराव में उसका शील्ड वैल्यू थोड़ा घटता और दुश्मन की ब्लड बार भी गिरती। साथ ही उसने अपने शरीर में लगे अलग अलग लेजर वेपन से लॉन्ग रेंज अटैक्स भी जारी रखे। उसका विशाल मैकेनिकल शरीर सैकड़ों हथियारों से लैस था। किसी भी एंगल से हमला हो, अंकल यू के पास कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। जल्दी ही पहली वेव का हमला अंकल यू ने पूरी तरह रिपेल कर दिया। तभी आसमान से अचानक आग का एक तेज बवंडर बैटलफील्ड पर आ गिरा। एक तिरछी सीधी लकीर काटती हुई ब्रैड की ओर बढ़ी, क्योंकि इस लड़ाई में अंकल यू अकेला नहीं था। उसका साथी था ग्रेट गॉड ऑफ दी थ्री ऑल्टर्स एंड सी असेंबली, नेजा फेंग टेपिंग शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट से। बूम! आग से जलती हुई एक तेज स्पीयर जमीन पर गिरी और पूरा इलाका हिल गया। चारों तरफ जलती हुई आग ने सब कुछ राख कर दिया। फेंग ब्यूपिंग आग की लपटों पर सवार होकर वहां पहुंचा, मगर ब्रैड को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने साफ देखा उसका अटैक ब्रैड पर सीधा लगा था, मगर ब्रैड ने न डॉज किया और न कोई असर झेला। फायर स्पीयर तो उछलकर दूर चला गया, मगर ब्रैड बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। भले ही ब्रैड का एबिलिटी इंडेक्स फेंग ब्यूपिंग से ज्यादा था, मगर इतनी इम्यूनिटी असामान्य थी, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती थी कि ब्रैड की एबिलिटी डिफेंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ब्रैड ने फेंग ब्यूपिंग की ओर देखा और उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। वो मुस्कुराकर बोला, गेम में अगर उतरते हो तो रूल्स भी मानने पड़ते हैं। रूल्स ऑफ दी गेम? फेंग ब्यूपिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना फायर स्पीयर वापस हाथ में बुला लिया। ब्रैड ने सहजता से कहा, मुझे पता है तुमने हमारे जैसे हाई लेवल म्यूटेंट्स की एबिलिटीज कैप्टिव्स से सीखी है, मगर एबिलिटीज जान लेना जीत की गारंटी नहीं है। बैटलफील्ड हर पल बदलता है और असली बात है रियल टाइम में लड़ने की क्षमता। और मेरी एबिलिटीज सबसे कॉम्प्लेक्स और समझने में सबसे मुश्किल है। उसने आसमान की तरफ आंख मारी और हंसते हुए कहा, लो, तुम्हें एक हॉट न्यूज दे दूं। गेम्स में बॉस को हराने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है। फिर उसकी आंखें ठंडी हो गई। उनमें खून की प्यास झलक रही थी। मगर तुम्हारे पास कितनी जिंदगियां बची हैं? ब्रैड की इन बातों ने फेंग ब्यूपिंग की भौहें और चढ़ा दी, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कहीं यह नहीं लिखा था कि ब्रैड का शरीर उसकी एबिलिटी से इम्यून है। चैप्टर 2246 स्ट्रैटेजीज फॉर बॉस 2। साफ था कि या तो ब्रैड की एबिलिटीज इवॉल्व हो चुकी थी, या उसने अपनी असली शक्ति को इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था कि उसके साथियों को भी इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, फेंग ब्यूपिंग ने अपने हाथ में पकड़े हुए फायर स्पीयर को ऊंचा उठा लिया। थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। हर लड़ाई से पहले पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद तो मैं करता ही नहीं। वो ग्रेट गॉड ऑफ द थ्री ऑल्टर्स एंड सी असेंबली, फेंग ब्यूपिंग, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 16,000 पॉइंट्स थी, फ्लेम एट्रीब्यूट का मालिक था और रिलीज एबिलिटी रखता था। इसके अलावा भले ही उसने अभी इप्सिलॉन को पार नहीं किया था, लेकिन मैकेनिकल असेंशन पाथ पर चलने की वजह से उसकी कॉम्बैट पावर कम से कम 22,000 सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स तक पहुंच चुकी थी, बिल्कुल लूडब्रुव्यू यू जिगवैन जैसी। और ये ताकत मौजूदा हालात से निपटने के लिए काफी थी। आसमान में आग की लपटों पर सवार फेंग ब्यूपिंग जल्द ही अपने दुश्मनों से टकराया। दो वॉरियर्स इन वाइट ने अपने हाथों में क्रॉसबोज थाम रखे थे और उस पर निशाना साध लिया। भले ही उनके हथियार मोज़ेक ब्लॉक से बने थे और देखने में किसी खिलौने जैसे लगते थे, फेंग ब्यूपिंग ने अंकल यू की तरफ का बैटल देख लिया था और उसे पता था कि दुश्मन को हल्के में लेना गलती होगी। तेंग! उसके चारों तरफ की आग और भड़क उठी। उसका पूरा शरीर ब्लेजिंग रेड फ्लेम्स में लिपट गया। रेड लोटस इनकार्नेशन। उसके फायर स्पीयर की हर लहर के साथ आसमान में विशाल आग के गोले खिले, जैसे बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स, और फिर गरजते हुए जमीन की ओर गिरे। रेड लोटस बर्निंग हेवन फायर। सफेद कपड़ों वाले दो वॉरियर्स ने एक साथ अपने क्रॉसबो से मोज़ेक एरोस छोड़े,
जैसे ही वो जलती हुई रेड लोटस फ्लेम से टकराए, उनके भीतर से एक ठंडी लहर फूट पड़ी, जैसे कोई वायरस फैल गया हो। बर्फ और हिम भी मोजे के रूप में ढल गए और उन्होंने हवा में ही एक आइस शील्ड वॉल खड़ा कर दिया, जिसने आग का रास्ता रोक लिया। फेंग ब्यूपिंग जरा भी निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि इस बैटल में असली हमला करने वाला वो नहीं है। एक व्हाइट चैरियट लेवल एलियन अकेले दुश्मन के मुख्य सेनापति को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। इस लड़ाई का असली मेन फोर्स तो अंकल यू ही है। धड़ाम! इस वक्त अंकल यू को दर्जनों वॉरियर्स इन व्हाइट ने घेर रखा था और उनके सिरों पर लंबे ब्लड ग्रूव्स नजर आ रहे थे। हर वॉरियर की एबिलिटीज अलग अलग थी। रेंज्ड, मेली, टैंक्स, सबने मिलकर स्टैंडर्ड फ्रंट और बैक रो कैंप्स बना लिए थे और अंकल यू को दबोचने की कोशिश कर रहे थे। अंकल यू की डिफेंस और अटैक दोनों अपनी चरम सीमा पर थी और वो टकराने से डरता नहीं था। लेकिन हर टक्कर के बाद उसके शरीर पर दिख रहा शील्ड वैल्यू एक एक करके घटता जा रहा था। ये दबाव अदृश्य होते हुए भी बहुत भारी था। मेरी एनर्जी शील्ड पूरी तरह से टूटी नहीं है, अभी कुछ देर और टिक सकती है, लेकिन मेरे सिर पर दिख रही शील्ड वैल्यू लगभग खत्म होने वाली है। अगर ये सच में 0 हो गई तो क्या होगा? अंकल यू ने अपने हाथ में एक बड़े कैलिबर की लेजर कैनन थाम रखी थी, जिसे उसने अपर डीमन बॉडी से निकाला था। इस बार उसने सामने खड़े विशाल टैंक को बाईपास किया। वो टैंक मूल रूप से लिजर्ड मैन था, लेकिन लड़ाई बढ़ने के साथ वो इतना विकृत हो चुका था कि अब एक मोटा सा खरगोश जैसा लग रहा था। धड़ाम! एनर्जी कैनन ने तेजी से चार्ज होकर गरजते हुए दूर खड़े 2 मेजेस पर हमला किया, जो फ्रोस्ट पावर्स छोड़ रहे थे। उस ब्लास्ट ने उनके सिर पर दिख रही ब्लड टैंक्स को तुरंत खाली कर दिया। उनके शरीर अजीब तरह से मरोड़ने लगे, इंसानी रूप खो बैठे और धप की आवाज के साथ 2 विशाल रैबिट डॉल्स में बदलकर जमीन पर गिर पड़े। ओह, यू गॉट अ ट्रॉफी! दूर खड़ा ब्रैड अभी भी अपने वीडियो गेम कंसोल पर सिर झुकाए खेल रहा था और बिना ऊपर देखे ठंडी आवाज में बोला। उसके बगल में खड़े वॉरियर्स इन व्हाइट अब भी फेंग ब्यूपिंग पर हमला कर रहे थे। एक मोजेक शोल्डर कैनन वाला वॉरियर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जिसने फेंग ब्यूपिंग को पीछे हटने और दूर जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फेंग ब्यूपिंग ने अंकल यू की ओर देखा और अटैक द बॉस एबिलिटी की असली प्रकृति को और अच्छे से समझ लिया। जब तक उनका ब्लड टैंक खाली नहीं हो जाता, चाहे इन पपेट सोल्जर्स को कितना भी डैमेज मिले, उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बजाय जैसे ही उनकी हेल्थ बार खाली हुई, वो तुरंत मर गए। अंकल यू, तुम सोल्जर्स पर ध्यान दो, मैं उसकी ऑपरेशंस को बाधित करता हूं। अगर हम सिर्फ उसके हाथ से गेम कंसोल गिरा दें, तो शायद ये लड़ाई तुरंत खत्म हो जाए। फेंग ब्यूपिंग बहुत चालाक था और उसने दुश्मन की एबिलिटी का असली सार पकड़ लिया था। ऊपरी तौर पर तो अंकल यू वॉरियर्स इन व्हाइट से लड़ रहा था, लेकिन असल में वो ब्रैड ही था। लेकिन अंकल यू और फेंग ब्यूपिंग इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि फेंग ब्यूपिंग भी गेमर था और उसे बखूबी पता था कि गेम्स कभी फेयर नहीं होते। अगर प्लेयर्स एनपीसी से बराबरी कर पाते तो कोई गेम्स क्यों खेलता? गेम मेकर के तौर पर ब्रैड ने खुद ही एक अनफेयर गेम बनाया था। अगर अंकल यू और वो मिलकर भी सभी वॉरियर्स इन व्हाइट को हराना चाहें, तो शायद उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाए। असल जीत तो तभी मिलेगी जब प्लेयर बिहाइंड द सीन्स यानी ब्रैड को हराया जाए, जो इन एनपीसीज को कंट्रोल कर रहा है। फेंग ब्यूपिंग ने बैटलफील्ड पर गौर किया। ब्रैड ने अपने 80% वॉरियर्स इन व्हाइट को अंकल यू से लड़ने भेज दिया था और सिर्फ 7 गार्ड्स को अपने पास रखा था। यह सही मौका था उसके हाथ से गेम कंसोल गिराने का। लेकिन फेंग ब्यूपिंग अब तक ये नहीं समझ पाया था कि उसका पिछला फायर स्पीयर अटैक ब्रैड पर सीधा लगा था। फिर भी उस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? पहले मारते हैं, बाद में सोचेंगे। फेंग ब्यूपिंग ने फायर स्पीयर ऊंचा उठाया, उसकी भवें तन गई और भयंकर आग का तूफान भाले की नोक पर इकट्ठा हो गया।
उसने आग की लपटों को काबू करते हुए तेजी से झपट्टा मारा और सीधा ब्रैड की तरफ बढ़ा। ब्रैड ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उसके हाथ और भी तेजी से गेम कंसोल पर चलने लगे। गेम स्क्रीन पर उसका कैरेक्टर, जो उसकी असली पहचान को दर्शा रहा था, डंजियन बॉस के ठीक नीचे खड़ा था। उसने अपने 3 गार्ड्स को फेंग ब्यूपिंग को रोकने के लिए आगे बढ़ाया। एक गार्ड के हाथ में मोज़ेक शील्ड प्रकट हुआ और वो उड़कर हवा में फेंग ब्यूपिंग से भिड़ गया। दूसरे ने लंबा स्पीयर ताना और पीछे खड़े आर्चर ने अपनी बो से फेंग ब्यूपिंग की ओर एरो छोड़ा। फेंग ब्यूपिंग की बाहें फूल गई। उसने दहाड़ मारते हुए अपनी पूरी ताकत इस वार में झोंक दी। भाले की नोक पर जमी आग ने हवा को ही विकृत कर दिया। रेड लोटस गॉड किलिंग फायर। फ्लेम्स भाले से निकलकर शील्ड बियरर के शील्ड से टकराई। उसके सिर के ऊपर दिख रहा ब्लड बार और फेंग ब्यूपिंग का ब्लड बार दोनों तेजी से घट रहे थे, लेकिन शील्ड बियरर के सिर पर एक सफेद शील्ड वैल्यू भी था। धड़ाम। फेंग ब्यूपिंग ने सोचा था कि वो आसानी से इस सोल्जर को पीछे धकेल देगा, लेकिन जब टक्कर सच में हुई तो उसे पता चला कि उसकी ताकत उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। भारी रिकॉयल फोर्स से उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। चैप्टर 2247 स्ट्रैटेजीज फॉर बॉस 3। दूसरी दिशा से आर्चर्स के तीर भी तेजी से छोड़े गए। मोज़ेक एरोज की रफ्तार बेहद तेज थी और उनकी शक्ति को कम आंकना भूल होती। जहां जहां से वो गुजरते, हवा में रोशनी मोज़ेक जैसी बदल जाती, जैसे कोई वायरस फैल रहा हो। फेंग ब्यूपिंग अभी अभी पीछे धकेला गया था और उसका शरीर संभल भी नहीं पाया था। तीर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी तरह से बच नहीं पाया। मजबूरी में उसने दोनों हाथों से स्पीयर थामकर उसे रोकने की कोशिश की। छन। मोज़ेक एरो सीधा फेंग ब्यूपिंग के फायर स्पीयर से टकराया। तीर की ताकत से उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई, उंगलियों की हड्डियां चटक गई और खून बह निकला। अपनी जिंदगी में पहली बार फेंग ब्यूपिंग एक ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट से असली लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहा था। इस बार उसे एक कड़ा सबक मिला और उसने महसूस किया कि उसके और इस अनुभवी ब्लैक चैरियट लेवल एलियन के बीच की खाई कितनी गहरी है। वो जबरदस्त ताकत से उछलकर सीधा अंकल यू की दिशा में जा गिरा। असल में ये जानबूझकर किया गया था। अगर वो मौके का फायदा उठाकर दुश्मन के मुख्य सेनापति पर सीधा वार नहीं कर पा रहा, तो साथियों से मिल जाना ही बेहतर था। अब वक्त आ गया था उस कंबाइंड अटैक टेक्निक को इस्तेमाल करने का, जिसकी वो लोग आधे साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। अंकल यू अब तक 5 वॉरियर्स इन वाइट को हरा चुका था। हारने के बाद सभी बिना किसी अपवाद के जायंट डॉल्स में बदल गए थे। जमीन पर ऐसे पड़े थे मानो किसी प्लेयर के पिक करने का इंतजार कर रहे हों। अंकल यू ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसके शरीर पर शील्ड वैल्यू अब भी कुछ बची हुई थी। उसे पहले यह जानना था कि अगर शील्ड पूरी तरह खत्म हो जाए तो नतीजा क्या होगा। तभी फेंग ब्यूपिंग उड़कर आया और अंकल यू के ऊपर रुक गया। अंकल यू ने उसके होठों के किनारे से खून की बूंद बहती देखी और पूछा, तुम ठीक हो? फेंग ब्यूपिंग ने खून पोंछा और हंस पड़ा। कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे कभी पता ही नहीं था कि एप्सिलॉन लेवल पर पहुंचने के बाद भी इतना एडवांसमेंट पॉसिबल है। तेंग। उसके शरीर पर फ्लेम्स भड़क उठीं और पलक झपकते ही उसकी टूटी हड्डियां और अंदरूनी चोटें तेजी से भरने लगी। रेड लोटस निर्वाणा फायर। उसके पास बेहद शक्तिशाली सेल्फ हीलिंग एबिलिटी थी और जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती, जितनी चोटें वो खाता, उसकी कॉम्बैट पावर उतनी ही और बढ़ती जाती। अंकल यू ने लगातार सैकड़ों लेजर कैनन्स छोड़कर वॉरियर्स इन वाइट को पीछे धकेला और पूछा, तुम उसके पास गए थे, कुछ दिखा? फेंग ब्यूपिंग ने दूर खड़े ब्रैड की ओर देखा, जो अब भी पूरी तल्लीनता से गेम खेल रहा था। मुझे लगता है हमने जो ब्रैड देखा वो उसकी असली देह नहीं है। उसकी असली देह तो गेम के अंदर है। फेंग ब्यूपिंग ने उसे कई बार टेस्ट इसलिए किया था ताकि अपने इस शक को पक्का कर सके। ओ, तुम्हारा मतलब क्या है? वो गेम के अंदर है या हम गेम के अंदर हैं?
फेंग ब्यूपिंग ने समझाया, उसकी एबिलिटी बहुत अजीब है, एक स्पेशल रूल बेस्ड एबिलिटी। उसकी असली देह किसी और डायमेंशन में है, और जो हमें दिख रहा है वो बस उसका प्रोजेक्शन है। इसलिए अभी उसकी असली देह को मारना नामुमकिन है। यही वजह है कि वो हमारे हमलों की परवाह नहीं कर रहा और अपने आसपास ज्यादा गार्ड्स भी नहीं रखे। मुझे लगता है वो बस हमें कंफ्यूज कर रहा है। अंकल यू ने सोचा और बोला, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उसकी असली देह पर वार ही नहीं कर सकते तो क्या इसका मतलब है हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे? अंकल यू बुजुर्ग था और गेम्स वगैरह की बातें उसे ज्यादा समझ नहीं आती थी। वो तो ज्यादा से ज्यादा वही गेम्स खेलता था जहां एक वार में डैमेज 9 होता है। फेंग ब्यूपिंग ने कहा, किसी भी बॉस को हराने की पहली शर्त होती है उसके प्रीस्टेज को क्लियर करना और मिनियंस को खत्म करना। अगर मेरा अंदाजा सही है तो हमें सारे सोल्जर्स को मारना होगा, तभी उसकी असली देह सामने आएगी। अंकल यू ने अपने सिर के ऊपर दिख रहे शील्ड वैल्यू को देखा, हल्की हंसी में बोला, लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो सबसे पहले तो हम ही थककर गिर जाएंगे। फेंग ब्यूपिंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे अंकल, क्या सच में डर गए हो? अंकल यू की आंखें सामने खड़े दर्जनों वॉरियर्स इन वाइट पर घूमी। अटैक द बॉस एबिलिटी के असर से उनकी हेल्थ बार खाली होने तक वो न घायल होंगे न मरेंगे, और उनमें से हर एक की ताकत एक हाई लेवल वाइट चैरियट जितनी थी। बिल्कुल नहीं। अंकल यू ने गहरी सांस ली और बोला, केओस ने मुझे यहां भेजा है क्योंकि उसे यकीन है कि मैं इस मुसीबत को पूरी तरह सुलझा सकता हूं। हालांकि अचानक उसके शरीर से हल्की सी अजीब आवाज निकली। वो लड़का हमेशा डरता रहता है कि उसके साथियों को कुछ न हो जाए। वो जितना अपने कामों में सावधान है उतना ही हम सब के लिए भी चिंतित है। अंकल यू के शरीर की संरचना बदलने लगी। उसने हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के बीच एक लाल एनर्जी क्रिस्टल चमका जो बस उसकी छोटी उंगली जितना बड़ा था। तो इसलिए अपर डीमन गॉड के बॉडी से ये आर्मोर बनाने के अलावा उसने इसका एनर्जी सोर्स भी मुझे सौंप दिया था। मुझे इसका इस्तेमाल बेहद सावधानी से करना होगा क्योंकि इसकी मात्रा सीमित है। ये कहते ही अंकल यू ने बिना हिचकिचाहट उस रेड एनर्जी क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया। क्रिस्टल आर्मोर के कोर फर्नेस में समा गया और अगले ही पल फर्नेस से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। ब्लैक आर्मोर की दरारों से लाल रोशनी बाहर निकली और पूरा इलाका लाल रंग में नहा गया। लाल रोशनी आसमान तक जा पहुंची और बादल भी खून जैसे लाल हो गए। अंकल यू के शरीर से एक डरावनी शक्ति का विस्फोट हुआ। सिद्धांत रूप से झंगी की टीम में डीमन मच की असली क्षमता को अधिकतम करने वाला इंसान न झंगी था न लू केरन, क्योंकि वो दोनों सिर्फ ऑपरेटर्स थे और मच के साथ 100% सिंक्रोनाइजेशन हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन अंकल यू खुद को मच में मिला चुका था, इसलिए उसकी पूरी शक्ति अब बिना किसी रुकावट के उसकी अपनी बन चुकी थी। जैसे ही रेड एनर्जी क्रिस्टल ने शक्ति छोड़ी, अंकल यू के सिर पर दिख रहा शील्ड वैल्यू जो लगभग खत्म हो चुका था, अचानक आसमान छू गया। अब उसका ब्लड बार और स्टिफनेस वैल्यू घनी लकीरों से भर गए थे और उसका ब्लड बार लगभग काला पड़ गया। ब्रैड के हाथ अचानक रुक गए। उसकी आंखें कांप उठीं और वो अविश्वास से बड़बड़ाया, ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी बॉस की हार पक्की लग रही हो और आखिरी पल में उसका दूसरा और भी शक्तिशाली फॉर्म सामने आ जाए। अंकल यू का मच फैलकर और बड़ा हो गया। उसका शरीर 5 मीटर ऊंचा हो चुका था, बिल्कुल पास खड़े लिजर्डमैन की ऊंचाई जितना। अंकल यू ने सामने खड़े 3 वॉरियर्स इन वाइट की तरफ सीधा मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से निकली लाल एनर्जी वेव इतनी शक्तिशाली और भयानक थी कि तीनों सीधे हवा में उड़ गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तीनों उसी पल मारे गए, जमीन पर गिरे और इंस्टेंट में विशाल गुड़ियों में बदल गए, बैटल रिवॉर्ड्स के रूप में। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें।
देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।